चंद्रशेखर रावण का राजनीतिक प्राइस टैग, एक सांसद और अखिलेश से 90 सीटों की मांग, विपक्ष का नया सिरदर्द, राजनीति में एंट्री फर्स्ट क्लास, सीटें बिजनेस क्लास। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नेता है जो कभी कहता था कि उसे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब वही नेता गठबंधन की बात भी कर रहा है और साथ ही ऐसी शर्तें भी रख रहा है जिन्हें सुनकर बड़े बड़े दलों के माथे पर बल पड़ सकता है। एक सांसद, कोई विधायक नहीं, लेकिन दावा ऐसा मानो पूरी सियासत का खेल उसी के इर्द गिर्द घूमता हो। सवाल सिर्फ चंद्रशेखर रावण का नहीं है, सवाल उस नई राजनीतिक ताकत का है जो खुद को दलित राजनीति का अगला बड़ा चेहरा बताने में जुटी हुई है। 90 सीटों की मांग, अखिलेश यादव को खुला संदेश, मायावती से आशीर्वाद की उम्मीद और अकेले चुनाव लड़ने की खुली चेतावनी। आखिर ये बढ़ता आत्मविश्वास है, राजनीतिक रणनीति है, या फिर 2027 से पहले अपनी कीमत बढ़ाने का बड़ा दाव है? क्या विपक्ष उनके सामने झुकेगा या फिर यह दाव उल्टा ही पड़ सकता है? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करेंगे पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया सवाल तेजी से घूम रहा है। सवाल ये है कि क्या नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण अब सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की राजनीति में एक ऐसे खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर रावण अपनी राजनीतिक कीमत इतनी बढ़ा चुके हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी को भी उनके बारे में दोबारा सोचना पड़े, क्योंकि जो नेता कल तक अकेले चुनाव लड़ने की बात करता था वही नेता अब गठबंधन की भी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, चंद्रशेखर रावण गठबंधन के लिए दरवाजा तो खुला रख रहे हैं, लेकिन उस दरवाजे से अंदर आने वालों के लिए शर्तें भी रख रहे हैं। जी हाँ, और यही शर्तें अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है। चंद्रशेखर रावण ने साफ संकेत दिए हैं कि गठबंधन हो सकता है, लेकिन सिर्फ नाम का नहीं। अगर कोई पार्टी उन्हें साथ लेना चाहती है तो उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी देनी होगी। उनका तर्क सीधा है, उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 22% मानी जाती है। अगर इसी आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी तय हो तो विधानसभा की 403 सीटों में लगभग 90 सीटें बनती हैं। यानी चंद्रशेखर रावण का इशारा साफ है कि अगर कोई दल उन्हें गठबंधन में चाहता है तो 10-20 सीटें तो भूल जाइए भैया, बात तो सीधे 90 सीटों के आसपास ही होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी कुछ ही समय पहले अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर रावण की एक्स गर्लफ्रेंड को चुनाव के समय पार्टी में आने का ऑफर दिया ताकि चंद्रशेखर रावण के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाए, पीडीए वर्ग को साधा जाए और चंद्रशेखर रावण को पीडीए वर्ग से, दलित वोटों से दूर किया जाए। और अब खुद अखिलेश यादव चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन बनाने की बातें कर रहे हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी कभी भी पलट सकता है। और जरा यहाँ राजनीति की जमीन पर उतर के देखिए, समाजवादी पार्टी के पास खुद अपने नेताओं की एक लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी लिस्ट है। कांग्रेस भी 2027 में ज्यादा सीटों पर दावा करना चाहेगी। ऐसे में 90 सीटों की मांग सुनकर विपक्षी खेमे में शायद कुछ लोगों की चाय जरूर गले में अटक गई होगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रशेखर रावण ने एक ऐसा बयान दिया जो काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था कि 400 में से 203 सीटें अखिलेश यादव रख ले और 200 सीटें उन्हें दे दें। कई लोगों ने इसे मजाक समझा, कुछ ने तो राजनीतिक संदेश माना, लेकिन अब जब वो बार बार अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो साफ है कि वो खुद को अब छोटे दल के नेता के तौर पर पेश नहीं करना चाहते। दिलचस्प बात तो यह है कि चंद्रशेखर रावण के पास इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। जी हाँ, एक भी विधायक नहीं है।
उनकी पार्टी का कोई बड़ा संगठनात्मक ढांचा भी अभी तक वैसा नहीं है जैसा समाजवादी पार्टी, भाजपा या फिर बसपा के पास है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि नगीना लोकसभा सीट की जीत में उनकी राजनीति को एक नई ताकत दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनकी सभाओं में भीड़ दिखाई देती है। युवाओं के बीच उनकी पकड़ अब अच्छी बनती जा रही है। दलित समाज के एक हिस्से में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और यही वजह है कि अब वो अपनी राजनीतिक हैसियत को सिर्फ सीटों तक की संख्या में ही नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद प्रभाव से आंक रहे हैं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आया जब चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के नेताओं को एक ऐसा संदेश दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में कई नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने घर का दरवाजा बड़ा करवा लिया है ताकि कोई भी बड़ा नेता आए तो उसे अपनी गाड़ी बाहर ना छोड़नी पड़े। वो जिस गाड़ी से आना चाहे सीधे अंदर आ सकते हैं। अब राजनीति में कोई भी बात यूं ही तो नहीं कही जाती। दरवाजे का आकार यहाँ असल मुद्दा नहीं है। असली संदेश ये है कि चंद्रशेखर रावण खुद को अब उस स्थिति में देखना चाहते हैं जहां दूसरे दल उनके पास आए वो ना जाए। यानी पहले जो नेता गठबंधन के लिए दूसरे नेताओं के दरवाजे पर जाते थे, दरवाजा ठकठकाया करते थे, खुलवाया करते थे, अब वो कह रहे हैं कि मेरा दरवाजा खुला है, आप आइए। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव सच में उस दरवाजे तक जाएंगे? 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण के रिश्तों में दूरी साफ साफ दिखाई देती है। कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। संसद में मुलाकातें जरूर होती हैं, लेकिन राजनीतिक भरोसा अभी भी दिखाई नहीं देता। समाजवादी पार्टी हमेशा सीटों के मामले में सख्त मानी जाती है। अखिलेश यादव ऐसे नेताओं से ज्यादा सहज नहीं रहते जो बहुत ज्यादा राजनीतिक मोल भाव करते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर की 90 सीटों वाली मांग सपा के लिए आसान नहीं होने वाली। इधर कांग्रेस की भी अपनी मजबूरियां हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना खोया आधार वापस पाने की कोशिश कर रही है। वो भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। ऐसे में अगर चंद्रशेखर रावण बड़ी हिस्सेदारी मांगते हैं तो कांग्रेस भी सहज नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार समाजवादी पार्टी से 120 सीटों की मांग करने की बात कर रही है, 120 सीटों की डिमांड रख रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को हो सकती है तो वो है बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती को, क्योंकि चंद्रशेखर रावण सीधे उसी राजनीतिक जमीन पर अपना दांव पेश कर रहे हैं जिस पर कभी मायावती का दबदबा हुआ करता था। चंद्रशेखर खुलकर ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि मायावती उन्हें आशीर्वाद दे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बसपा के परंपरागत वोट बैंक को दिया गया एक सीधा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। बसपा की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से दलित वोट रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बसपा का वोट बैंक धीरे धीरे खिसकता हुआ दिखाई देता है। एक हिस्सा भाजपा की तरफ गया है, एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ गया है और अब एक हिस्सा चंद्रशेखर रावण की तरफ भी आकर्षित हो रहा है। अगर 2027 तक की प्रक्रिया और तेज होती है तो बसपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर जिस मुस्लिम दलित समीकरण की बात कर रहे हैं वो भी राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये समीकरण कुछ सीटों पर मजबूत होता है तो समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोटर लंबे समय से भाजपा को हराने के लिए सपा को सबसे मजबूत विकल्प मानता है। लेकिन अगर चंद्रशेखर खुद को प्रभावी विकल्प के रूप में पेश करने में सफल हो जाते हैं तो विपक्षी वोटों का बंटवारा भी हो सकता है और ऐसे में AIMIM यानी ओवैसी साहब भी मैदान में है जो कि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। और यही वो बिंदु है जहां भाजपा की रणनीति को फायदा मिल सकता है। भाजपा पिछले कई चुनावों में विपक्ष के बिखराव का लाभ उठाती ही रही है। अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और आजाद समाज पार्टी अलग अलग दिशा में चलते हैं तो सीधा फायदा भाजपा को ही मिल सकता है। भाजपा पहले से ही दलित समाज के एक हिस्से में अपनी पैठ बना चुकी है। केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं के जरिए वो लगातार इस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर रावण विपक्षी खेमे के वोटों में सेंध लगाते हैं तो भाजपा को कई सीटों पर अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर जहां मुकाबला बहुत करीबी रहता है।
इस बीच चंद्रशेखर रावण ने एक और बड़ा संकेत दिया है। उन्हें पता है कि 90 सीटों की मांग शायद कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अपने पास एक दूसरा रास्ता भी रखा है और वो रास्ता है अकेले चुनाव लड़ने का। यहीं पर वो तमिलनाडु के अभिनेता और राजनेता थलापति विजय का उदाहरण भी देते हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि जब विजय बिना बड़े राजनीतिक संगठन के जनता के भरोसे से राजनीति में बड़ी ताकत बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि विजय ने ना तो उनकी तरह कोई संघर्ष किया, ना जेल गए, ना लाठियां खाई, ना मुकदमे झेले, फिर भी जनता ने उन्हें मौका दिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता उनके संघर्ष को देखकर उन्हें अवसर क्यों नहीं दे सकती। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि तमिलनाडु की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता में जमीन आसमान का फर्क है। ये बयान सिर्फ आत्मविश्वास नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि चंद्रशेखर रावण अपनी राजनीति को सिर्फ गठबंधन की बैसाखी पर नहीं टिकाना चाहते। वो खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक ध्रुव के रूप में स्थापित करने की कोशिश फिलहाल तो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राजनीति में जमीन की सच्चाई और मंच की सच्चाई हमेशा एक जैसी नहीं होती है। भीड़ और वोट में फर्क होता है, नारे और सीटों में फर्क होता है, लोकप्रियता और संगठन में फर्क होता है। और यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले चंद्रशेखर रावण को अपनी ताकत सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि बूथ स्तर के संगठन से भी साबित करनी होगी। फिलहाल इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चंद्रशेखर रावण अब एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसे पूरी तरह नजरअंदाज करना तो किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी उन्हें कितना महत्व देती है, कांग्रेस कितनी जगह देती है, बसपा उन्हें कितनी बड़ी चुनौती मानती है और भाजपा उनके उभार को किस नजर से देखती है, यह आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, चंद्रशेखर रावण ने अपना दरवाजा बड़ा जरूर कर लिया है। अब देखना यह है कि उस दरवाजे तक कौन पहुंचता है, कौन दूरी बनाकर रखता है और कौन रास्ता ही बदल लेता है। और अगर कोई नहीं पहुंचा तो क्या चंद्रशेखर रावण सचमुच अकेले मैदान में उतरकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा खेल बदल पाएंगे, या फिर 2027 का चुनाव उन्हें ये एहसास करा जाएगा कि राजनीति में सिर्फ बड़े दावे नहीं, बड़ी जीतें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।